ये स्टूडेंट्स क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। देखिए जी, अल्लाह ताला का एक नाम है अल-बारी। और अल-बारी का मतलब होता है दी मेकर, बनाने वाला। इस दुनिया को बनाने वाला, इस कायनात को बनाने वाला, आपको और मुझे बनाने वाला। तो वो आपको और मुझे अगर कुछ अच्छा बना देता है और इस दुनिया की खिदमत के लिए चुन लेता है, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। तो आप अपने आप को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करें कि जो ऊपर बनाने वाला है वो आपसे खुश हो जाए। ठीक है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपकी रज़ा है वही अल्लाह की रज़ा बन जाए, तो अपनी खुद ही को बुलंद करें और अपने आप को उस मकाम तक पहुँचाने की कोशिश करें कि दुनिया आपके आगे झुक जाए। और मैं अक्सर व बेशतर अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि अपने वालिदैन के नौकर बन जाएँ, आप दुनिया के बादशाह बन जाएँगे। ठीक है? तो आज हमने आपको बहरहाल क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो मसाइल हुए दुनिया में, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि किस तरह इंग्लैंड के अंदर 1750 से लेकर 1850 तक, आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि 1750 से लेकर 1850 ये जो सदी है, 100 साल हैं, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अब ज़ाहिर सी बात है 1850 तक इंग्लैंड के अंदर रेवोल्यूशन आ चुका था। तो उसके बाद जो आगे जो ज़माना है 1950 तक का, या आप ये कह सकते हैं कि 1980 तक का जो आगे ज़माना है, या 1990 तक का आगे आप 100-110 साल जब आप देखते हैं, 150 साल, उसमें फिर ये इंग्लैंड के अलावा बाकी जो ममालिक थे, जैसे आपके पास यूएसए है, फ्रांस है आपके पास, और आपके पास जनाब रशिया है, जापान है, उन ममालिक के अंदर भी फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अरूज तक पहुंच चुकी थी। और ज़ाहिर सी बात है यार, इंग्लैंड अगर तरक्की करेगा तो बाकी क्या मुंह देखते रहेंगे। बाकियों ने भी तरक्की करनी थी ना। आपका कोई दोस्त अगर जॉब हासिल करता है तो आप कहोगे यार मैनू भी मिलनी चाहिए हैं। और वो कहते हैं कि अगर कोई शादी कर ले तो दूसरा भी कहता है यार मैं भी कर लूँगा फिर। तो भाई, जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, इनकलाब आया, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, इसीलिए वो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। हम आपको सारा काम तरतीब से करा रहे हैं। उसके बाद यूएसए के अंदर जनाब इनकलाब आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रांस के अंदर, रशिया के अंदर। तो मशीनरी से इंसान घिर गया। अब जब इतनी सारी मशीनरी दुनिया के अंदर आ गई भाई, जब दुनिया के अंदर इतनी सारी मशीनरी आ जाए, तो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद ये होता है कि दुनिया के अंदर ऑफ कोर्स पॉल्यूशन आनी थी, दुनिया के अंदर डस्ट आनी थी, दुनिया के अंदर प्लास्टिक और गार्बेज इतना बढ़ चुका था, और उस गार्बेज की वजह से, उस पोल्यूशन की वजह से आपके माहौल को नुकसान पहुंच रहा था। दुनिया का जो क्लाइमेट पैटर्न है, वेदर जो पैटर्न है, वो चेंज हो रहा था। अब ये क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है, ये आप मुझे डिस्कशन फोरम पर बताएंगे। ठीक है। आप कहते हैं ना जी हमारे मुल्क का क्लाइमेट ऐसा है या वेदर, अब वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यूज़ के दौरान, बड़ा इसका सिंपल सा जवाब है। तो ये आपको आना चाहिए बहरहाल। तो दुनिया के अंदर पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंजेस हुए, आपके जो ग्लेशियर थे वो पिघलने लगे, दुनिया का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी। तो जाहिर सी बात है दुनिया को फिर ये समझ आई कि यार हमने इंडस्ट्री को अरूज बाम पर पहुंचाने की जो कोशिश की है, तो इंसान तो पीछे जा रहा है। अब तो ये दुनिया जनाब जवाल की तरफ जा रही है। ये जो गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं, इससे तो पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग मरना स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंसान को वहाँ पर चाहिए थी एक ऐसी तरक्की जिसे आप कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे इंसान को फ़ायदा भी हो, दुनिया को फ़ायदा भी हो, और फिर नुकसान भी ना हो। दुनिया में जो जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, वो ज़िंदा रहें, इंसान की खुराक के लिए वो ज़िंदा रहें, दरख्तों को ना काटा जाए। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और आपको दरख्तों को काटना पड़ रहा है, तो फिर वो तरक्की तरक्की नहीं है। आपको ऐसी तरक्की चाहिए थी कि जिससे इंसान वाकई तरक्की करे। उस तरक्की को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब वो आगे चलकर यूज़ होगा, मैंने इसलिए आपको ये सारा लुब्बे लुबाब बता दिया। अब जनाब स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ना मैंने आपको माजरत, सबसे पहले मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाना है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ, ये क्यों हुआ उसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थोड़ा सा पहले देख लें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, वहाँ पर एक ये प्रोटोकॉल हुआ। ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ें तय हुई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप इसकी तारीख देख लें। 14 से 16 सितंबर 1987, 1987 में, 1987 में मॉन्ट्रियल की जगह पर ये प्रोटोकॉल साइन हुआ। और इसके अंदर जनाब मुख्तलिफ ममालिक ज़ाहिर है मुत्तफिक हुए, और इन्होंने कहा कि हमें जो है ओजोन लेयर की जो डिप्लेशन है उसको ख़त्म करना है। अब ये ओजोन लेयर क्या है भाई? ओजोन लेयर एक ऐसी गैस है जिसे आप O3 से जाहिर करते हैं, जो आपके और हमारे इर्द गिर्द, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना,
आपको और हमारे इर्द गिर्द ये ऊपर जो है ना ये मौजूद है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। कहाँ पर मौजूद है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। और ये जो ओजोन लेयर है ये हमें और आपको बचाती है खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज से। लेकिन अगर इसके अंदर डिप्लेशन हो जाए, इसके अंदर सुराख होना शुरू हो जाए, तो ऑफ कोर्स ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये स्किन कैंसर का बाइस बनती हैं। डायरेक्ट रेज आप तक आएंगी अगर ये ओजोन लेयर में यहाँ पर सुराख हो जाए। यहाँ पर फर्ज करें ओजोन लेयर के अंदर क्या हो जाए जी, यहाँ पर सुराख हो जाए, तो ये जो सुराख हैं उससे अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट आपकी तरफ आएंगी और आपको स्किन डिजीजेज होंगी, आपको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अब इसको समझाने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा इसको पीछे ले चलता हूँ। ये पिछली स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। देखें, ये आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही है। इसमें आप देखें कि ये जो ओजोन डिप्लेशन है ये क्या है, पहले इसको समझ लो। आपका ये जो माहौल है ना, एटमॉस्फेयर, जो हमारी पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, TSMT, ये 4 लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। पहली होती है जिसे आप कहते हैं ट्रोपोस्फियर, दूसरी होती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी होती है मेसोस्फियर और चौथी होती है थर्मोस्फियर। ये 4 आपकी बेसिक लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, 4 हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। और आखिर में एक और भी आ जाती है, इसी ट्रोपो का हिस्सा ही है वो भी, लेकिन आजकल उसे साइंटिस्ट अलग भी मानते हैं कुछ, वो है एक्सोस्फीयर। ई से बन गया एक्सोस्फीयर। तो मैं इसको अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ यार टस मट्टी से याद कर लो, टस मट्टी, टस मिट्टी, टस मिट्टी, टस मिट्टी, टस मिट्टी। टस्सू नहीं होता टस्सू, और जिसे छतें बनाते हो टस्सू की मिट्टी कह दो, टस्सू की मिट्टी, टस्सू की मिट्टी, टस्सू की मिट्टी। तो टी से हो गया ट्रोपोस्फीयर, एस से हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, एम से हो गया मेसोस्फीयर, टी से हो गया थर्मोस्फीयर, ई से हो गया एक्सोस्फीयर। बेसिकली 4 हैं, 5वीं ये एक्स्ट्रा है। तो भाई आप और हम जिस लेयर में रहते हैं उस लेयर को कहा जाता है, उस लेयर को कहा जाता है जी ट्रोपोस्फीयर। जिसमें आप और मैं रहते हैं इसे क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फीयर। और ओजोन लेयर जिस लेयर के अंदर मौजूद है उसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। अब ये ओजोन लेयर जो सारी आपको नजर आ रही है ना, ये देखो ये सूरज की शुआएं आ रही है, ये जनाब ये सूरज की शुआएं, ये सूरज की शुआओं से आपको ओजोन लेयर बचाती है। लेकिन अगर इस ट्रोपोस्फीयर के अंदर ये देखो ये सुराख होना शुरू हो गए, इसको कहते हैं ओजोन डिप्लेशन। अगर इसमें सुराख हो जाए तो ये जो सोलर रेडिएशन है, सूरज की शुआएं, ये डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगी। आप ये समझ लो कि ओजोन लेयर एक छलनी है, जिस तरह आप आटे को छलनी से छानते हो ना, उसमें से कसाफतें निकल जाती हैं। तो ओजोन लेयर तो बेटा आपके पास एक छलनी है जो आपकी सूरज की रेडिएशन को छान कर आपके पास पहुंचाती है, इसलिए आपको ज़्यादा खतरा नहीं होता। लेकिन अगर इस ओजोन के अंदर सुराख हो जाए तो ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट आप तक पहुंचती हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है इंसान के लिए। ठीक है, ये क्या हो जाती है इंसान के लिए? खतरनाक हो जाती हैं। और ये ओजोन के अंदर ये सुराख क्यों हो रहे हैं? ये हो रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। किन की वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसका बेसिक पर्पस था कि इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। आप जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हो कपास उगाने के लिए, आप जो पेंट इस्तेमाल करते हो अपने घरों में, इनके अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का बाइस है। जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका धुआं है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की एमिशन का बाइस बनते हैं और ओजोन की जो लेयर है उसको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बेसिक पर्पस क्या था बेटा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो बेसिक पर्पस था भाई वो क्या था? इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया जी, वो देख लेते हैं। अब भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई। पर्पस समझ आ गया कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन को बचाना था। काके और यार अगर ओजोन लेयर ही ख़त्म हो गई तो आप तो सड़ के मर जाना है आप लोगों ने और हमने। इतना ज़्यादा ये खतरनाक है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्लाह ने इसको आपके फ़ायदे के लिए पैदा किया। विटामिन डी देती है सूरज की रोशनी, लेकिन अगर आपने अल्लाह की उस छलनी को ख़त्म कर दिया तो आपने सड़ के सुहा हो जाना है। अच्छा भाई, ये कब कैम इनटू फोर्स? 26 जनवरी 1989 को फिर ये कैम इनटू फोर्स, यानी ये फिर इफेक्टिव हुआ 1989 से। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि जी 1987 में तो ये हुआ प्रोटोकॉल, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ? 2 साल बाद हेलसिंकी फिनलैंड के अंदर, हेलसिंकी फिनलैंड के अंदर। और इसको बनाने वाला कौन है जी? इसको सपोर्ट करने वाला, इसको शुरू करने वाला कौन था? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो मुझे उम्मीद है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, समझ आ भी जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अर्थस्मिथ। अब चले जाते हैं हम जनाब 1987 के बाद, 1987 हमने पढ़ लिया, उसमें जनाब 87 में 5 साल जोड़ लो। 5 साल बाद दुनिया सोचने लगी कि यार
सिर्फ जनाब ये ओजोन डिप्लेशन को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफ़ी नहीं है। तो दुनिया ने कहा कि भाई अर्थ समिट एक करते हैं, ये 1992 में हुई। अब ये अर्थ समिट क्या थी इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ भाई कि ये व्हाट इज़ अर्थ समिट। भाई इस अर्थ समिट को रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है, 1992 में ये हुई है। इसको रियो अर्थ समिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि रियो डे जनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर ये हुई है, इसलिए इसको रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है 1992। और इसी 1992 में यूएनएफसीसी भी हुआ था। अब यूएनएफसीसी क्या है, रियो अर्थ समिट क्या है, ये अभी आगे चलकर आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लें। लेकिन रियो अर्थ समिट क्या था भाई, इसका भी मकसद यही था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ग्रीन हाउस गैसेज, उनको रोकना। क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज में आती कौन कौन सी है? CO2 सबसे बड़ा फैक्टर, CH4 यानी कि मीथेन। ये जो CH4 और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये भाई आपकी ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, ये ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज़मीन पर गर्मी बढ़ रही है, और आपने आपकी ज़मीन को अगर आपने महफूज करना है, आप चाहते हैं इसको आग ना लगे, तो उसी के लिए ये अर्थ समिट हुई थी 1992 में। ममालिक इकट्ठे हुए और ये अर्थ समिट हुई रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर। अब क्या हुआ था वो सारी डिटेल आपको आगे बता देते हैं। देखें जी, यहाँ से ज़रा आप इसकी रीडिंग करेंगे। इन जून 1992 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुई कहाँ पर? रियो डी जनेरियो ब्राज़ील के अंदर। अब ये जो इतनी बड़ी बात है ना, आप इसको आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो भाई ये जो अर्थ समिट है, इसका ये दूसरा नाम है UNCED। यूएनसीईडी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और ये कहाँ पर हुआ भाई? रियो डी जनेरियो ब्राज़ील के अंदर। और इसे आप अर्थ समिट या रियो समिट के नाम से भी जानते हैं। ये आपके सामने इसका जनाब लोगो नज़र आ रहा है आपको। 1992 रट्टा मार लो, 1992 जब पाकिस्तान का इमरान खान और इसकी टीम वर्ल्ड कप जीत रही थी, तो उस वक्त दुनिया इकट्ठी हो रही थी रियो डी जनेरियो में, दुनिया को बचाने के लिए, ज़मीन को बचाने के लिए गर्मी से। द अर्थ समिट वॉज अटेंडेड बाय हाउ मैनी स्टेट्स? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कितने ममालिक ने उस वक्त इनिशियली इसमें पार्टिसिपेट किया था? और थाउजेंड्स ऑफ NGOs, टोटल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ 2400 NGOs की भी पार्टिसिपेशन थी इसके अंदर। रियो अर्थ, वैसे तो पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है जी अर्थ समिट कब हुई थी? 1992, बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन अगर वो आपसे इसका दूसरा नाम पूछ ले तो ये दूसरा नाम रहा। कहाँ पर हुई? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर हुई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसके अंदर हुई? यूनाइटेड नेशंस के अंदर हुई। ठीक है जी। अब उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी अर्थ समिट की, ये भी देख लेते हैं। द अर्थ समिट रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट पार्टीज कॉल्ड एजेंडा 21। ये पेपर्स में पूछा जा चुका है कि एजेंडा 21 क्या है और ये कब हुआ था। भाई एजेंडा 21 का मतलब है, देखो 1992 में ये हुआ है ना अर्थ समिट, 1992 में। तो इस अर्थ समिट में ये तय हुआ कि जो 21वीं सदी होगी ना, 21st सेंचुरी, उसमें हमने ज़मीन की हिफाजत करनी है। 21st सेंचुरी में हमने ज़मीन को बचाना है गर्मी से और आलूदगी से, इसीलिए इसको 21 एजेंडा या एजेंडा 21 कहा जाता है। मतलब 21st सेंचुरी का क्या मतलब है भाई? 2001 से लेकर 2099 तक आपको ज़मीन की हिफाजत करनी है इस अर्थ समिट के तहत। ठीक है, इस अर्थ समिट के तहत। और ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कंट्रोल करना है। और इन्होंने कहा कि जो 2001 से लेकर 2019 तक का जो दौर है, जिसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजेंडा 21। इसके तहत हमने करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या करनी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सस्टेन करना है कायनात को, तरक्की करते करते दुनिया को ख़त्म नहीं कर देना। तरक्की का मतलब ये भी नहीं है कि इंसान अपनी औकात भूल जाए, रोबोट्स बनाए बहुत ज़्यादा और धुआं पैदा करे इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, हैं, कपास से कपड़े बनाए और धुआं पैदा करे, इंडस्ट्रीज़ के धुएं पे काबू ही ना हो, मोबाइल इस्तेमाल करें और रेडियो वेव्स और अपनी फ्रेक्वेंसी मोबाइल टावर्स इतने बढ़ा दें कि परिंदे मरना स्टार्ट हो जाएं, तो ये चीज़ें नुकसान देती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है इंडस्ट्री को बूम तो मिले, इंडस्ट्री तरक्की तो करे, बट इस तरह करे कि इंसान की ज़ात को और परिंदों और चरिंदों और जानवरों को नुकसान ना पहुँचे।
माहौल महफूज रहे, इससे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी के लिए आगे ना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आया था, पेरिस एग्रीमेंट 2015, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ये पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर, वो मैं अभी आपको आगे पढ़ाता हूँ। अब एजेंडा 21 समझ आ गया भाई, 21वीं सदी को महफूज बनाना है इस जमीन के लिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने करने हैं, तरक्की करनी है एहतियात के जरिए। और ये एजेंडा 21 किसका हिस्सा था? अर्थ समिट 1992 का। ओके हो गया जी, चलें जी, शाबाश, आगे चलते हैं। सॉरी, अच्छा, उसी में जनाब सिग्निफिकेंस अर्थ में एक और पॉइंट है कि देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस हुई ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन ग्लोबल इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपने करनी है, मुआशी तरक्की तो करनी है, लेकिन भाई इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यानी ये नहीं होना चाहिए कि आप माहौल को ख़राब करें। और इसी अप्रोच को कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहा गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी के लिए आगे चलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बने, जिन्हें SDGs भी कहा जाता है, और ये 2015 से 2030 में ये आए। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो आगे मैं आपको मजीद भी पढ़ाता हूँ, ये आपके सामने लोगो भी शो हो रहा है। ओके हो गया जी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने करनी थी, ये भी इसकी एक सिग्निफिकेंस थी। आगे जनाब, अच्छा, ये स्लाइड यहाँ पर खाली रह गई, तो भाई इस स्लाइड के अंदर जो है, ठीक है, मैं आपको एक पैगाम दे देता हूँ कि यार मेहनत करें और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें। और हम मुसलमानों का एक ही यकीन होना चाहिए यार, कि अल्लाह ताला कहता है कि अगर इंसान मुझ पर भरोसा करे तो मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। पूरी कायनात मिल जाए तो आपका सहारा नहीं बन सकती अगर अल्लाह आपके खिलाफ हो। पूरी कायनात मिलकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह आपके साथ खड़ा हो। अल्लाह कहता है जब मोमिन मेरा सहारा पकड़ता है ना और मुझ पर भरोसा करता है, तो तुम्हारे हाथ नहीं होते मोमिन के, मेरे हाथ होते हैं वो। इंसान की ज़बान अल्लाह की ज़बान बन जाती है, अल्लाह की ज़बान तुम्हारी ज़बान बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ज़बान रखता है, नाउज़ुबिल्लाह, इसका कतई ये मतलब नहीं है। ये अल्लाह के ही अल्फाज हैं कि तुम्हारे हाथ जो हैं वो मेरे हाथ होंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अल्लाह पर भरोसा हो। तो अल्लाह पर भरोसा करें और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जनाब। नेक्स्ट इसी अर्थ समिट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, जिसे कहा जाता है द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी भाई 1992 अर्थ समिट के अंदर ही हुआ था, ये कोई अलहदा चीज़ नहीं है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इट वाज साइंड इन अर्थ समिट। इसको भी अर्थ समिट के दौरान ही साइन किया गया। कई बार आ जाता है यार, UNFCC स्टैंड्स फॉर किसके लिए, क्या है जी? UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसने क्या बताया था? इसने कहा था जी तमाम नेशंस जो है वो कोऑपरेट करेंगे क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने में, ताउन करेंगी। दुनिया की तमाम नेशंस, दुनिया की सारी नेशंस क्या करेंगी? ताउन करेंगी। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि UNFCC को कितने कंट्रीज़ ने इनिशियली साइन किया था, और आज UNFCC का कितने ममालिक हिस्सा हैं? ठीक है, ये जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, UNFCC 1992 में, उस वक्त कितने नेशंस ने इसको साइन किया और आजकल इसमें कितनी नेशंस शामिल हो चुकी हैं? चलें जी, अब उसके बाद आ जाते हैं जी, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी थी, आखिर यार दुनिया ने जो तरक्की करनी है धीरे धीरे, धीमे धीमे और पॉजिटिव वे में, तो उसके लिए इन लोगों ने फिर आगे गोल्स सेट किए, जिन्हें कहा जाता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये गोल्स क्या थे जी, इनको भी देख लेते हैं। ये जनाब आपके पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करें तो भाई एक मिलेनियम समिट हुई थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर। मिलीनियम समिट जो हुई यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये 2000 में आए थे मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। कब आए थे जी? सन 2000 में ये मुतारिफ करवाए गए, और ये सन 2000 से लेकर 2015 तक के टारगेट थे मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें MDGs भी कहा जाता है, बेसिकली इसके अंदर ना 8 इंटरनेशनल गोल्स थे। मतलब मिलीनियम डेवलपमेंट गोल कोई ऐसी अनोखी बात नहीं जो समझ ना आए। 2000 के अंदर यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें तय पाया कि 2000 से लेकर 2015 तक हम कुछ गोल्स अचीव करेंगे, दुनिया के कुछ चीज़ें हमने हासिल करनी है, कुछ टारगेट अचीव करने। और वो टारगेट कुल कितने थे? 8 टारगेट्स थे। और UNO ने अपने इस मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को जो सेट किया 2000 से लेकर 2015 तक, इन्होंने कहा हमने ये 8 के 8 टारगेट हासिल करने हैं।
गो के ये उनको हासिल नहीं कर सके 8 के 8, लेकिन फिर भी अभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप फिलहाल ना पढ़ो, वो मैं आगे आपको भी पढ़ाता हूँ। समझ आ रहा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? अभी 8 गोल्स कौन कौन से थे वो भी जनाब आपको बता देते हैं। नंबर 1 था पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म करना, यानी 2015 तक इन्होंने ये गोल्स हासिल करने थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए कब हैं जी? 2000 में, और ये गोल्स कब तक अचीव करने थे? 2015 तक, 2015 तक। टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, इन्होंने कहा जी हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म करना है, एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म करना है। और दूसरा इन्होंने गोल बनाया कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हो। तीसरा बनाया कि जी जेंडर इक्वेलिटी हो, वमेन को ताकत दी जाए, इसको तो बहरहाल इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से अप्लाई करवाया। और रेड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों की जो अमवात हो जाती है उनको ख़त्म किया जाएगा। टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, माँ की सेहत के ऊपर तवज्जो दी जाएगी। टू कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़, छठे नंबर पर तमाम बीमारियों से लड़ने की बात थी। और सातवें नंबर पर था टू एंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और आठवां और आखिरी था टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। आठवां और आखिरी गोल क्या था? कि पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। तो भाई कम अज़ कम ना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का सवाल वैसे अब कम पूछा जाता है, ज़्यादातर अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूछा जाता है, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले 3 कम अज़ कम याद कर लो। पहले में पॉवर्टी और हंगर है, और दूसरे में एजुकेशन है, और तीसरे में जेंडर इक्वेलिटी है। ये 3 कम अज़ कम आपको याद होने चाहिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के। अच्छा भाई, अब उसके बाद आगे आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं भाई? ये टोटल 17 गोल्स हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने थे? 8 थे, ये 17 हैं। मजीद 9 उनमें ऐड कर दो तो टोटल 17 हो गए। 2015 तक आए थे आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और फिर 2015 में पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। उसी के अंदर इन गोल्स को भी सेट किया गया था, वो मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था वो क्या था? वो भी 2015 में हुआ था। फिर इसी एग्रीमेंट के तहत इन्होंने कहा कि जी 2016 से लेकर 2030 तक हमें हर सूरत हमने हासिल करना है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को। ठीक है, और ये कितने थे? टोटल 17 थे। अब इसके अंदर भी पहले 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी, कम से कम पहले 3 आप लोगों को तो बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, चौथा भी याद होना चाहिए। अब इनकी मैं निशानी बता देता हूँ, आप इसको याद कर लेना। PH, और उसके बाद जनाब दोबारा H, और फिर E। PHHE से आप इसको याद कर लेना। पहले 4 गोल्स को कम से कम याद कर लेना, 17 तो याद आपसे होंगे भी नहीं। फी से आप याद कर सकते हो। फी का मतलब क्या है? P से पॉवर्टी को ख़त्म किया जाएगा, और H से हंगर को ख़त्म किया जाएगा, H से हेल्थ के ऊपर तवज्जो दी जाएगी, और E से एजुकेशन के ऊपर भी तवज्जो दी जाएगी। फी अक्सर और बेशतर वो पूछ लेता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब आए थे? जी 2015 में आए थे, और इनका टारगेट क्या है? 2016 से 2030 तक इन 17 गोल्स को अचीव किया जाएगा। इन 17 गोल्स का पहला गोल है जी फी में पी से पॉवर्टी को ख़त्म किया जाएगा, एच से हंगर को ख़त्म किया जाएगा, और एच से हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा, और ई से एजुकेशन को तरक्की दी जाएगी। ठीक है, और आखिरी हमेशा होता है पार्टनरशिप फॉर दिस गोल्स। जिस तरह ना आखिरी में जो 8वां था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, उसमें भी पार्टनरशिप थी, और यहाँ पर भी आखिरी में क्या है? पार्टनरशिप है। ये 17वां भी आपको पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड व्हाट आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 2 गोल्स। वो 8 हैं, ये 17 हैं। वो 2000 से लेकर 2015 तक थे, और ये 2015 में आए, और इनको इम्प्लीमेंट किया गया 2016 से 2030 तक के लिए। ओके हो गया जी? चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो शहर है, जगह है कहाँ पर? जापान में। और ये जनाब जापान की जगह, जापान के शहर क्योटो के अंदर ये जनाब हुआ था ये प्रोटोकॉल। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या था जनाब? ये देखो यार, ज़मीन को आग लगी हुई है भाई, ज़मीन को आग लगी हुई है। अगर आप लोगों की यही हालात रहे ना, जिस तरीके से हम लोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन के बहुत ज़्यादा यूजेस, ऑफ कोर्स पढ़ाई के लिए तो करना ही पड़ता है, अब क्या करें यार। और दूसरा जनाब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फैक्ट्रीज इतनी बढ़ती जा रही हैं, दरख्तों को काटा जा रहा है, माहौल को तबाह किया जा रहा है। तो फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया, और इस क्योटो प्रोटोकॉल में देखें तकरीबन दुनिया बहुत ज़्यादा शामिल हुई है। तो ये आप लोगों को मैं फ़िलहाल नहीं बता रहा, क्योंकि चेंज होते रहते हैं कि अब इसमें कितने ममालिक शामिल हो चुके हैं। ये आपकी असाइनमेंट होती है, आप खुद चेक किया करें। चलें जी, चेक करते हैं व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल। देखें भाई, क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था,
और इसमें जनाब टारगेट्स सेट किए गए थे फॉर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ है ना, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बड़े बड़े तगड़े तगड़े ममालिक, यार वो अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को कट करें, कम करें। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, ये सारे के सारे जनाब आपके माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और ज़मीन आपकी गर्म हो जाती है। उसकी वजह से ज़मीन क्या हो जाती है? आपकी गर्म हो जाती है। अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसका बेसिक पर्पज़ क्या था कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, GHGs, ग्रीन हाउस गैसेस, इनको कम किया जाए, इनको कम किया जाए। और क्योटो प्रोटोकॉल में इसका पाबंद किनको बनाने की कोशिश की गई? इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ को, जो बड़े बड़े ममालिक थे। अब वो कौन कौन से बड़े बड़े ममालिक थे? क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब? चलें जी आगे देख लेते हैं। अब क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज़ के मुतालिक था वो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो यार, ये फ़र्ज़ कर लो अपनी ज़मीन है, ये क्या है जी? अपनी ज़मीन है, ठीक है। और आपकी जो ज़मीन है ना, इसके गिर्द जो है ना लेयर्स हैं, किसके? ग्रीन हाउस गैसेस की। अब ये ग्रीन हाउस जो गैसेस है ना, ये जनाब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और ये ज़मीन के ऊपर आपकी लेयर है ग्रीन हाउस गैसेस की। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस ना कुछ तो यार चलो मौजूद रहती है माहौल में, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, उसका पता है क्या इफेक्ट होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है ना आपकी ज़मीन की तरफ, सूरज से आती है ना अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूरज की शुआएं, वो ज़मीन तक पहुंचती हैं। याद रखिएगा, ज़मीन जो है ना वो दिन में गर्म होती है, दिन में ज़मीन क्या होती है? गर्म होती है। और जो रात के टाइम ना ज़मीन ठंडा होना शुरू हो जाती है। ये बात जहन में रखिएगा, अगर ये बात आपको समझ आ गई, सब समझ आ जाएगा। दिन के टाइम सूरज की शुआएं ज़मीन की तरफ आती हैं, और रात के टाइम ये जो ज़मीन है ये इन शुआओं को वापस भेजती है आपके माहौल में, यानी ज़मीन ठंडा होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना भाई, यहाँ पर ये जो आपने लेयर बनाई है ग्रीन हाउस गैसेस की, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं तो क्या होगा? ज़मीन जो बेचारी रात को कह रही थी कि यार खुदा के बंदो, सारा दिन तो सूरज आ रहा है, सूरज की शुआएं सारा दिन मेरे पास आ रही हैं, क्योंकि तुम लोगों ने ओजोन में भी सुराख कर दिए हैं। जब ओजोन में भी सुराख हो गए हैं, उस ओजोन में सुराख की वजह से भी ये शुआएं ज़्यादा आ रही हैं, और फिर आगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन तुमने इकट्ठे कर दिए, ग्रीन हाउस गैसेस तुमने इकट्ठी कर दी, इतनी इकट्ठी कर दी कि बेचारी ज़मीन रात को इन शुआओं को वापस नहीं भेज पाती। और जब वापस नहीं भेज पाती तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, ये ज़मीन के अंदर ट्रैप हो जाती है, और आपकी ज़मीन क्या हो जाती है? फिर गर्म हो जाती है। और इस ज़मीन के गर्म होने को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब ज़मीन गर्म हो गई तो ज़ाहिर है ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब कुल ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है, कुल ज़मीन का, वो यार 2 डिग्री से कम होना चाहिए। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ तो औसत टेम्परेचर 25 डिग्री है। लेकिन आपकी इस दुनिया में अंटार्कटिका भी है, आपकी इस दुनिया में ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं, बर्फ़ है इस दुनिया में, 70% तो पानी है। आप सिर्फ ज़मीन का टेम्परेचर नहीं देखेंगे, पूरी ज़मीन पे जो पानी और खुश्की सब का टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो इस वक्त तकरीबन 2 डिग्री है। अब आप हैरान हो जाएंगे कि सर ये कैसे मुमकिन है। अब दुनिया वाले साइंसदान कहते हैं कि यार इसको 2 डिग्री से कम होना चाहिए, इसको 2 डिग्री से कम होना चाहिए, और इसको 2 डिग्री से कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए आपका आया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आए जी, ये आपके पास एक स्लाइड और आ गई है, ये देखें, ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये देखें, ये सोलर रेडिएशंस आ रही हैं ज़मीन की तरफ, और ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये CO2 है, ये CH4 है, ये N3O है, ठीक है। और ये जनाब ये एटमॉस्फेयर है आपका, ये जनाब री रेडिएटेड हीट ये बाहर निकल गई। मोर हीट इस्केप इनटू स्पेस, ज़्यादातर हीट रात के टाइम निकलती है, दिन में नहीं निकलती, बाहर निकल गई स्पेस में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ह्यूमन इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब आपने बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां लगा ली और धुआं इतना छोड़ा, तो देखो पहले तो छोटी छोटी सी नज़र आ रही थी ये ग्रीन हाउस गैसेज CO2 CH4, अब देखो मोर ग्रीन हाउस गैसेज हो चुकी हैं, CO2 CH4 N2O, ठीक है। ये सारे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अब जो सूरज की रोशनी आई है ना, देखो कितनी ये सारी सूरज की रोशनी आई, ये जनाब री रेडिएटेड, अब ये तो वापस ही नहीं निकल पा रही। लेस हीट आपकी स्पेस में जाती है और सारी की सारी वापस आ जाती है ज़मीन की तरफ, जिससे ज़मीन गर्म हो जाती है। तो भाई ये फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ? ये जनाब जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो था, ये क्या हुआ? जापान में हुआ 1997 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है भाई। देखिए 1992 मार्च समिट हो गई ना,
अर्थ समिट के बाद यही हुआ था। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स उससे लिंक्ड थे, इसलिए मैंने वो पढ़ा है। लेकिन तरतीब यही है कि 1992 के बाद फिर कौन सा प्रोटोकॉल हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में 1997 को। और ये कब से इफेक्टिव हुआ जी? ये 2005 से इफेक्टिव हुआ। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 97 में आया है और इफेक्टिव कब से हुआ? 2005 से। ठीक है, 2005 से। इट वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स सेट आउट इन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, जो 1992 में हुए थे। उन्हीं के तहत ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 वाला हुआ। और इसका मकसद क्या था? ग्रीन हाउस गैसेस को कट करना। ये जनाब उस अखबार की खबर है उस दिन की, क्योटो प्रोटोकॉल। और ये COP3 COP3 में हुआ था। COP3, कॉप क्या है यार? ये आप मुझे बताएंगे किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? COP23, COP21, COP26, COP27। COP3 में जनाब जो क्लाइमेट का आपका जो वहाँ पर जो हुआ था ना एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल में, वो क्या था? COP3 कहते हैं उसको। COP3 तीसरी कॉन्फ्रेंस थी ये क्लाइमेट के ऊपर। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? तीसरी, जिसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल है। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जनाब, ये जापान का आपके पास नक्शा है, इधर आपके पास चाइना आ जाता है, आपको पता है। और ये जापान के अंदर ये पड़ा हुआ है क्योटो। क्योटो और है, टोक्यो और है। इस जगह पर ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और ये क्योटो का हिरोशिमा है, ये वो क्योटो का नागासाकी है, जिनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए ने गिराए थे। ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। ठीक है जी। उसके बाद नगोया, नगोया सी पोर्ट। अक्सर पीपीएससी में पूछा जाता है कि नगोया सी पोर्ट कहाँ पर है? तो भाई नगोया जो सी पोर्ट है वो भी कहाँ पर है? जापान में है। ये पीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके इस तरफ पड़ा हुआ है पैसिफिक ओशन, उधर पड़ा हुआ है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, क्योंकि ऊपर वाली साइड नॉर्थ कहलाती है, नीचे वाली साउथ कहलाती है। लिहाजा आप इस हिस्से को साउथ पैसिफिक ओशन और ऊपर वाले को नॉर्थ पैसिफिक ओशन कह सकते हैं। और जापान के साथ साथ ये जो सी है इसे कहा जाता है सी ऑफ जापान। सी और ओशन में क्या फ़र्क है? ये जियोग्राफी में आप लोग करेंगे, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जियोग्राफी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा भाई। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल की मजीद बातें क्या हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इंडिया और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था क्योटो प्रोटोकॉल को, कब साइन किया? ये इफेक्टिव हुआ था 2005 में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये साइन हुआ था सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। ठीक है, इफेक्टिव हुआ 2005 में। इंडिया और पाकिस्तान ने कब साइन किया? आपसे मेरा क्वेश्चन। ये देखो धुआं कितना आ रहा है भाई, धुआं देखो कितना जा रहा है, तबाह कर रहा है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैसेस तबाह कर रही हैं। इंडिया, चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को उस वक्त इसमें शामिल नहीं किया गया था स्टार्ट में, क्योंकि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये जो चाइना तो जाहिर है आपको पता है कि बहुत बाद में बना है। ठीक है, 1949 में तो चाइना बन रहा है, उससे पहले तो ये चाइना, और आपको पता है ये जो इसके साथ क्या नाम है इसका, ये है यार, देखो यार भूल गया। इस तरह भी इंसान के साथ हो जाता है ना। चाइना के साथ जो मुल्क है यार वो कौन सा है? छोटा चाइना। चलो यार वो तुम मुझे बताना डिस्कशन फोरम पर। अभी मुझे, मेरे तो बड़ा आसान सा है, जैसे सामने वाले का आप नाम भूल जाते हो इस तरह मेरे जहन से वो निकल गया है। चाइना का उसके साथ कन्फ्लिक्ट है। अच्छा भाई, बहरहाल चाइना तो बड़ा बाद में आज़ाद हुआ। चाइना, इंडिया ये उस वक्त इतने तरक्की याफ्ता नहीं थे 1997 में। ये तो चाइना अब उभरा है, तो ये इतना ज़्यादा इनका धुआं नहीं था, इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, इनको उसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक थे ना, उनको इसमें शामिल किया गया। तरक्की याफ्ता ममालिक को तंबीह की गई कि खुदा के बंदो, अपनी इसको इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करो, धुएं को कंट्रोल करो, ये तबाह कर रहा है माहौल को। ठीक है, ये क्या कर रहा है? तबाह कर रहा है माहौल को। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस अब 2021-22 में, अब कौन सा मुल्क है 2022-23 में जो ज़्यादा गैसेस खारिज कर रहा है? अब भाई चाइना टॉप पर है, सबसे ऊपर चाइना है, दूसरे नंबर पर क्या है आपका? यूएसए है। ये अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, ये सारे, या ये जनाब जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस या CO2, ये सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क खारिज करता है? पहले नंबर पर है चाइना और दूसरे नंबर पर है यूएसए। ये दुनिया को सबसे ज़्यादा इस वक्त फ़िलहाल तबाह कर रहे हैं। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन के 28 ममालिक मिलाकर 9%, जापान का 3%, रशिया का 5%, पूरी दुनिया मिलाकर 34%, अफ्रीका 4%। पहले दो याद कर लो बस, चाइना 30% और यूएसए 15%। ठीक है, अच्छा भाई। उसके बाद है जनाब के मुख्तलिफ जो महकमे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो कितना उनका शेयर है ग्रीन हाउस गैसेज में? सबसे ज़्यादा शेयर है जी बिजली बनाने हैं। बिजली जो बनाते हैं आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ज़रिए, फोसल फ्यूल्स के ज़रिए, वहाँ से 25%। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर ग्रीन हाउस गैसेज खारिज कर रहा है?
कौन सा जी? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन। और दूसरे नंबर पर आपका एग्री डिपार्टमेंट है, और तीसरे नंबर पर आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये ख़त्म कर रही हैं। और फिर बाकी ये पहले तीन ही बार याद कर लो काफ़ी। पहले नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं उससे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आपको पता है कि पेस्टिसाइड्स वगैरह होती हैं, सारा कुछ है ये। और तीसरे नंबर पर आपकी इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज, चिमनीज वगैरह, ये हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पेरिस एग्रीमेंट। अब ये यूएनएफसीसी चलता रहेगा, वही यूएनएफसीसी के तहत चलेगा सारा कुछ, जो 1992 में हुई है ना कॉन्फ्रेंस अर्थ समिट, सारा कुछ उसी के तहत ये चल रहा है आगे। आओ जी पेरिस एग्रीमेंट के देख लेते हैं। इट इज़ एन एग्रीमेंट डन बाय यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी के तहत हुआ था ये एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट कब हुआ भाई? ये हुआ था 2015 में, पेरिस में हुआ, इसीलिए इसे पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। और किसके अंडर हुआ जी? यूएनएफसीसी के अंडर हुआ। 196 कंट्रीज में इसके अंदर उस वक्त पार्टिसिपेट किया था। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये देखो जी, हो सकता है ये गलत यहाँ पर हो, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है ये ठीक लिखा हो यहाँ पर। ठीक है जी। तो 196 कंट्रीज़ ने उस वक्त इसमें क्या पार्टिसिपेट किया था? ये नहीं किया था, क्योंकि यूएनओ के अंडर जो है 193 कंट्रीज़ हैं। क्या जो बाकी तीन ममालिक हैं जो इसके अंडर नहीं है? वैसे तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ममालिक हैं, छोटे मोटे, जो अपने आप को मुल्क कहते हैं, लेकिन यूएनओ 193 को ही कंसिडर करता है। ठीक है जी। तो बहरहाल उस वक्त 196 प्लस कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट में हिस्सा लिया। और जनाब इट वॉज द 21st कॉन्फ्रेंस, यानी आप कह सकते हैं कि COP 21 थी। कौन सी थी जी? ये COP 21, 21वीं कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट के ऊपर, या यूएनएफसीसी की आप इसे कह सकते हैं 21वीं कॉन्फ्रेंस थी। कौन सी थी? 21वीं। कोयोटो प्रोटोकॉल वाली, सॉरी वो 19, वो तीसरी थी जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया, और इसमें पेरिस एग्रीमेंट में ये 21वीं थी। कौन सी थी? COP 21। और इसका मकसद भी क्या था जी? ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करना यार, मकसद सबका एक ही था। दिस एग्रीमेंट टुक प्लेस एट, अब ये कहाँ पर हुआ जी? एट ली बॉर्गिट, पेरिस फ्रांस के अंदर एक इलाका है ली बॉर्गिट, वहाँ पर ये हुआ है। और ये 12 दिसंबर 2015 से इफेक्टिव है। कब से? 12 दिसंबर 2015 से। और इसका मकसद भी क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना। लेकिन 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 इसके अंदर भाई थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है। क्या कम्प्लेक्सिटी है? ये कहता था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एक टारगेट सेट किया गया कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ना पूरी दुनिया का, उसे 2 डिग्री से कम रखा जाएगा। और वो कहते थे अगर पॉसिबल हो तो 1.5 से भी कम रखा जाएगा। क्या वो कहते थे? और इस वक्त जो आपका टेम्परेचर है वो 1.5 से ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा है। ये जनाब आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये कॉन्फ्रेंस हुई है 2015 की, और ये COP 21 थी। COP 21 थी कहाँ हुई है? पेरिस फ्रांस में, यूनाइटेड नेशंस के अंडर। और इसका मकसद क्या था कि 1.5 तक कोशिश करें, इसको कंट्रोल करें। पूरी वर्ल्ड के टेम्परेचर की बात हो रही है, एवरेज टेम्परेचर मिलाकर पूरी वर्ल्ड का। और उन्होंने कहा कि अगर इतना भी नहीं कर सकते तो खुदा के बंदो कम से कम 2 से कम रखो। अब ज़रा देख लेते हैं कौन कौन से ममालिक हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रहे हैं और उनका क्या शेयर है। देखो भाई, ये वो ममालिक हैं जो 4 डिग्री प्लस का बाइस बन रहे हैं, ये वाले ममालिक, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जिनका 4 डिग्री से जो कम पूरी दुनिया का टेम्परेचर का बाइस बन रहे हैं वो ये हैं। उसके बाद जो 3 डिग्री से कम वाले हैं वो ये वाले ममालिक, इनको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो 2 डिग्री से कम वाले हैं वो ये हैं। और उसके बाद जो ग्रीन ग्रीन है ना, ग्रीन ग्रीन, वो सिर्फ 2 ही ममालिक हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से 2 ममालिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या है जी? आपके मोरक्को और गैम्बिया 2 ममालिक हैं जो 1.5 डिग्री से भी कम औसत टेम्परेचर में अपना बेस्ट किरदार अदा करें, क्योंकि ये सबसे कम जो है ना गैसेस खारिज करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। और पूरी दुनिया का रोल मॉडल क्या होना चाहिए? 1.5 से कम, ये पूरी दुनिया का होना चाहिए। लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ फिलहाल 2 ममालिक ही मेंटेन कर पाए हैं, मोरक्को एंड गैम्बिया। और इंडिया और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान यहाँ पर आ जाएगा आपका। पाकिस्तान भी 2 डिग्री से कम में तो आता है, लेकिन 1.5 डिग्री से नीचे पाकिस्तान भी नहीं आ रहा। तो पूरी दुनिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। 1.5 डिग्री से आप अगर टेम्परेचर कम करना चाहते हैं, या कम से कम 2 डिग्री से कम हो। अब आप कहेंगे सर अगर 2 की जगह 3 डिग्री भी पूरी दुनिया का टेम्परेचर हो जाए तो कितना एक फ़र्क पड़ जाएगा? भाई 3 डिग्री पूरी दुनिया का जब आप टेम्परेचर कहते हो तो इसका मतलब है आपने पूरी दुनिया का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि जनाब सिर्फ 1 डिग्री बढ़ रहा है। भाई उससे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, आपकी तुगयानी आ जाएगी, सी लेवल्स बढ़ जाएंगे, समंदरों का लेवल बढ़ जाएगा। और जब ये जो सीज़ के गिर्द, अब जैसे सी ऑफ जापान है,
अभी हमने देखा ना सी ऑफ जापान। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपकी बर्फ़ है, फ़र्ज़ कर लो, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, ये बर्फ़ पिघल कर इस सी के अंदर आएगी, इस सी का लेवल ऊपर आएगा कि नहीं? तो जो जापान है वो तो सी के अंदर चला जाएगा, जापान डूब सकता है, इंडोनेशिया डूब सकता है, बांग्लादेश डूब सकता है। और जिन जिन ममालिक के करीब दरिया हैं, इंडोनेशिया आपको पता है कि वो एक जजीरा नुमा मुल्क है, और बहुत सारे ममालिक हैं, आपको पता है कि न्यूजीलैंड भी जो है वो एक जजीरा है। तो ये जितने भी ममालिक हैं जो जजीरा नुमा, ये तो पानी के अंदर डूब जाएंगे अगर टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ता रहा इसी तरह। तो भाई हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें, और ये जो क्लाइमेट के जो एग्रीमेंट्स हैं इनको फॉलो करने की कोशिश करें। कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी की तरफ से जनाब आपको हम अलविदा कहते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कोशिश करेंगे कि आपको दुनिया की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना बड़े बड़े, उनको जो है एक शॉर्ट और कॉन्साइज और स्मार्ट लेक्चर में आपको सारे के सारे एक तरतीब से करवा दिए जाएं। यही एकेडमी का मकसद है। अपने दोस्तों को भी एकेडमी में लेकर आओ भाई, क्या करते हो यार तुम लोग, खुदा के बंदो। याद रखिएगा, जब आप किसी दूसरे का भला चाहेंगे तो खुदा आपका भला करता है। कर भला हो भला, बुरा सोचोगे बुरा होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। आप जो दूसरों के लिए करते हो वो पलट कर आपकी तरफ ज़रूर आता है, याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।